जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन का सफर किया। पीएम शिबा के साथ यात्रा करते दिखे। सेंदाई में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का मुआयना करेंगे। टोक्यो में पीएम मोदी ने गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की। 16 प्रांतों के गवर्नर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने टोक्यो में 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत में अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा जापान। दोनों देशों के बीच आईटी, टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी पर सहमति बनी। भारत जापान के बीच चंद्रयान 5 पर समझौता। इसरो और जाक्सा में हुआ करार। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर काम करेंगे दोनों देश। पीएम मोदी ने जापानी पीएम शिबा का क्वाड समिट के लिए भारत आने को न्योता दिया। जापान से आज चीन रवाना होंगे पीएम मोदी। कल शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। सोमवार को एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। भारतीय तिरंगे से जगमगा उठा टोक्यो स्काई ट्री। पीएम मोदी की यात्रा में समापन में रोशन हुआ टावर। एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाएंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। चीनी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय चर्चा। दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्रेमलिन के पुतिन के दौरे की पुष्टि की है। क्रेमलिन ने भी इस बात की जानकारी साझा की। बिहार के सारण में आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 6 जिलों में दिखेगी अखिलेश, राहुल और तेजस्वी की तिकड़ी। बिहार के सिवान में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने रोड शो किया। हजारों लोगों ने स्वागत किया। सिवान में राहुल गांधी ने कहा, हमने चोरी पकड़ी तो बीजेपी वाले उछल कूद कर रहे हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में वोट चोरी दिखाने वाले हैं। कोलकाता के कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। राहुल गांधी के बयान को लेकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर राजनीति गरमा रही है। बंगाल बीजेपी की इकाई ने दर्ज कराई शिकायत। महुआ के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, महुआ मोइत्रा ने सांकेतिक तरीके से अपनी बात कही है। बात का कुछ और मतलब नहीं निकालना चाहिए। मुंबई के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह लालबाग के राजा के दर्शन और पूजा अर्चना करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारी हो गई है। अंधेरी ईस्ट के भी गणपति पंडाल जाएंगे अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर रहेंगे। फेज 2 स्थित कंपनी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस और जेएमएम सांसदों से भी मीटिंग। बस्तर के लोगों ने दिल्ली में किया बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का विरोध। राजनीति को लेकर राजनीतिक दलों से रेड्डी को वोट न देने की अपील। मनोज जरांगे को मुंबई के आजाद मैदान में आज अनशन जारी रखने की अनुमति। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर हैं। मराठा आंदोलन की वजह से मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई। रोड बंद होने से लोगों को दिक्कतें। मराठा आंदोलन के कारण मुंबई पुलिस ने सभी जवानों की छुट्टी रद्द कर दी है। पुलिसकर्मियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के आदेश। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से सैलाब आया। राजगढ़ इलाके में 3 लोगों की मौत, कई लापता। घटनास्थल पर रेस्क्यू टीमें भेजी गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बादल फटने से तबाही। गुरेज घाटी में आए सैलाब में बह गई सड़कें। गांव का संपर्क टूटा। जम्मू में तेज बारिश से चेनाब का बड़ा जलस्तर। कई इलाकों का संपर्क टूटा। खेतों में पानी भरने से किसानों को बड़ा नुकसान। जम्मू कश्मीर में 1 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू जाएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी हुआ है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से हरिद्वार में हाई अलर्ट है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। उधम सिंह नगर में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग फंस गए हैं। स्कूली बच्चों समेत 34 लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। उत्तराखंड में 2 जगहों पर बादल फटने से तबाही मच गई है। 5 की जान गई है। एसडीआरएफ ने 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बरसाती नाला पार करते समय बड़ा हादसा। विधायक की मदद के दौरान तेज बहाव में बह गया गनर। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने से मार्ग बाधित हुआ है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। हिमाचल के चंबा में रावी नदी में तैरते दिखे लकड़ियों के गट्ठर। पेड़ों की अवैध कटाई से नदी के किनारे हो रहा कटाव।
हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के पास पागल नाले में आए बाढ़ से सड़कें टूट गई। करीब 300 पर्यटक वाहन बीच में फंस गए। कुल्लू में बारिश और लैंडस्लाइड से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हो गई है। कई सड़कें टूटी हैं। पहाड़ों पर बारिश से हथिनीकुंड बैराज का बढ़ा जलस्तर, सभी गेट खोले गए। यमुना में उफान से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा। पंचकुला में बादल फटने से तबाही मची है। सड़कें बह जाने से गांव का संपर्क टूटा। खेतों में पानी भरने से नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर तेज बारिश से आई बाढ़ से रेल मार्ग बाधित हुआ है। फिरोजपुर, जम्मू और अंबाला मंडल के करीब 271 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। अंबाला में बारिश से टांगरी नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ के पानी में कई लोग फंसे। एसडीआरएफ ने लोगों को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के धार में तेज बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। रपटा पार करते समय बाइक समेत बह गया युवक, तैरकर बचाई अपनी जान। दिल्ली में तेज बारिश से मंडावली इलाके में जर्जर मकान की दीवार ढह गई। मलबे में दबने से 3 बच्चे घायल हुए हैं। दिल्ली में तेज बारिश से मंडावली के कई इलाकों में जलभराव है। सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। दुर्गा विहार में नगर निगम के सरकारी स्कूल में जलभराव से स्कूली बच्चे परेशान। गाजियाबाद में बारिश से कई इलाकों में जलभराव। इंदिरापुरम में तालाब बन गई सड़कें, गाड़ी चलाने वालों की बड़ी परेशानी। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में भी बारिश की चेतावनी। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से कावेरी और खरेरा नदियों का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। राजस्थान के भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश से दरिया बनी सड़कें, घरों और दुकानों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के लातूर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पुल बह जाने से यातायात ठप। पोकलेन मशीन से पुल पार कर रहे लोग। लातूर में बारिश से बाढ़ आ गई। सेना ने बाढ़ में फंसे युवक को बचाया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को जाने से रोका गया। जलगांव में मूसलाधार बारिश से झुग्गी बस्तियों में पानी घुस गया है। कई गांव का कॉन्टैक्ट टूट गया, फसलों को नुकसान। महाराष्ट्र के ठाणे में तेज बारिश के दौरान लैंडस्लाइड, भारी मात्रा में सड़क पर आया मलबा, यातायात प्रभावित, कोई घायल नहीं। बिहार की पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ भागलपुर और गोपालगंज में बारिश का अलर्ट जारी। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बारिश और बाढ़ से तबाही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में 8 लोगों की मौत, कई घर ढह गए। लाहौर की आवासीय सोसाइटी में रावी नदी का पानी घुस गया। 6 से 7 फीट तक जलभराव, रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 7 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने अटैक कर दिया। 3 कुत्तों ने बच्ची को दौड़ाकर काट लिया, वीडियो वायरल। चलती बस में ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत। बोनट पर बैठे बैठे बस चला रहे क्लीनर पर ड्राइवर गिर जाता है। इंदौर से जोधपुर बस जा रही थी। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट कर हत्या। चुन्नी प्रसाद को लेकर कहासुनी के बाद विवाद हुआ। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में आयुष्मान खुराना की फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर हाथापाई हुई। मैनपुरी में सड़क हटाने से आगरा में तैनात एसडीएम राजेश कुमार की मौत। लखनऊ से आने के दौरान एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में सूदखोरों से तंग आकर खौफनाक कदम उठाया। पत्नी और बेटे के साथ हैंडलूम कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में युवक की गोली मारकर हत्या। स्कूटी सवार 2 युवकों ने गोली मारी, सीसीटीवी सामने आया। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। नकली ईएनओ, सेंसोडाइन और गोल्ड फ्लेक बनाने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। इंदौर में चौंकाने वाला मामला सामने आया। 7 दिनों से लापता युवती शादी कर एमआईजी थाने पहुंची है। पूछताछ में पुलिस जुटी है कि वो कहां गई थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दौरान नक्सलियों के ठिकानों से मिले खतरनाक हथियार। 5 दिन चला ऑपरेशन। यूक्रेनी सेना का रूस के ब्रांस्क में बड़ा हमला हुआ है। डीजल सप्लाई भी बंद। रूस के दागिस्तान में गैस स्टेशन पर भीषण विस्फोट, धमाके के बाद आग लग गई। क्रीमिया में रूसी एयर डिफेंस ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 19 ड्रोन मार गिराए। ज़ैपोरिज़िया में रूस का अस्कंदर मिसाइल से हमला। यूक्रेनी नेपच्यून सिस्टम ध्वस्त, 10 सैनिक मारे गए। पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों का फैफ 500 बमों से ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन के यूएवी कंट्रोल पोस्ट को ध्वस्त किया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के भीषण हमले। TB2 ड्रोन की फैक्ट्री तबाह। 2024 में लगाई गई थी ये फैक्ट्री।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने भीषण जंग का फुटेज जारी कर दिया। यूक्रेनी चौकियों और सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों ने भीषण बमबारी की है। बस्ती के उत्तर पूर्वी इलाके में कब्जे के बाद रूसी झंडा फहराया गया। रूसी रक्षा मंत्री ने सेंटर ग्रुप कमांड पोस्ट का निरीक्षण किया। ड्रोन संचालक और हमले के लिए उन्नत ग्राउंड रोबोटिक प्रणालियों की समीक्षा की। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक की। वीडियो लिंक के जरिए बैठक में हुए शामिल। रूसी सेना के कॉलेजियम की बैठक में दावा, हर महीने करीब 600 से 700 वर्ग किलोमीटर के इलाके को मुक्त करा रहे हैं रूसी सैनिक। पुतिन ने जेलेंस्की से मुलाकात की संभावना से नहीं किया इनकार। दिमित्री पेस्कोव बोले, ऐसी उच्च स्तरीय बैठक की पूरी तैयारी होनी चाहिए। जेलेंस्की ने रूस के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए तय की समय सीमा। कहा, सोमवार तक इंतजार करने पर यूक्रेन के सहयोगी सहमत। ट्रंप के दूत विटकॉफ ने तोड़ा प्रोटोकॉल। पुतिन के क्षेत्रीय रियायतों वाले बयान को गलत तरीके से पेश किया। अमेरिकी राष्ट्रपति को कोर्ट से बड़ा झटका। अदालत ने कहा, दुनिया के लगभग हर देश पर टैरिफ लगाने का ट्रंप को कोई कानूनी अधिकार नहीं। फेडरल कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का जवाब। कहा, टैरिफ हटाना अमेरिका के लिए बड़ी आपदा होगी। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तुर्की ने इजरायल के साथ सभी आर्थिक संबंध तोड़े। इजरायली विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने की घोषणा की। वेनेजुएला और अमेरिका में बढ़े तनाव के बीच मादुरो ने सैन्य अभ्यास की निगरानी की। कहा, संप्रभुता की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। इंडोनेशिया में आर्थिक सुरक्षा को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया है। लोगों ने आगजनी करके पथराव किया। इंडोनेशिया में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद भवन में आग लगा दी। धू कर जलकर खाक हो गई पूरी इमारत। इटली में वेनिस के चियोग्या इलाके में भारी ओलावृष्टि हुई है। तेज बारिश के साथ जमकर गिरे ओले। फ्रांसीसी द्वीप कॉर्सिका पर तूफान का कहर। 158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। एयरपोर्ट पर खड़ा विमान हवा से घूमा। स्पेन के अंडालूसिया इलाके के जंगल में लगी भीषण आग। हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग से भारी नुकसान का अनुमान है। इटली के ला स्पेजिया में दिखी कुदरत की ताकत। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं से उड़ती दिखी बोट। 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% जीडीपी ग्रोथ रही है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और कृषि क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से जीडीपी में उछाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गणेश पंडाल में पहुंचकर पूजा की। गणेश चतुर्थी के दौरान हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बना गणेश पंडाल आकर्षण का केंद्र रहा। तेलंगाना में 5 की बजाय 14 सितंबर को निकलेगा मिलाद उन नबी का जुलूस। गणेश प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए फैसला लिया। मथुरा में राधा अष्टमी पर्व की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बरसाना के राधा रानी मंदिर में आज से उत्सव की शुरुआत। 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। सीतापुर के महुली में बाघ ने फिर किसान को निवाला बना लिया है। किसान राकेश वर्मा की हमले में मौत हो गई है। वन विभाग को जानकारी दी गई है। बिहार के गोपालगंज में फरियाद लेकर घूम रहा मृत घोषित मतदाता। कहा, मुझे मृतकों की सूची से निकाला जाए। एशिया कप हॉकी में भारत की जीत से शुरुआत। चीन को 4-3 से हराया। हरमनप्रीत ने हैट्रिक लगाई। कल जापान से अगला मुकाबला। और बड़ी खबर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन है। जापानी पीएम के साथ पीएम मोदी सेंदाई पहुंचे हैं। सेंदाई में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का मुआयना करेंगे। जापानी पीएम के साथ लंच भी मोदी करेंगे। कल से जुड़ी भी आपको तस्वीरें, कल के दौरे से जुड़ी तस्वीरें और क्या कुछ समझौते, क्या क्या सहमति बनी है, वो भी हमने आपको अपडेट दिया था। गवर्नर्स एसोसिएशन से पीएम ने संवाद किया है। तो कई महत्वपूर्ण इवेंट, कई महत्वपूर्ण समझौते, चंद्रयान 5 इसमें शामिल है। सेंदाई में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का मुआयना पीएम मोदी करने वाले हैं जापान के पीएम के साथ मिलकर। आज दौरे का दूसरा दिन है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब पीएम मोदी जापान पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां पर उन्होंने बातचीत भी की और भारतीय सांस्कृतिक परिधानों में जो वहां के लोग हैं वो नजर आए थे और उसी रंग में रंगे हुए, भारतीय रंग में रंगे हुए नजर आए और उसी के साथ स्वागत भी किया। आज दौरे का दूसरा दिन है। जापानी पीएम के साथ पीएम
मोदी सेंदाई पहुंचे हैं और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का मुआयना करेंगे। समझने वाली बात यहां पर यह है कि एक एक जो इवेंट्स यहां पर हो रहे हैं, जहां भी पीएम जा रहे हैं, उसके पीछे क्या संकेत है, उनके पीछे क्या महत्व निकल रहा है, क्या मायने हैं। सेमीकंडक्टर जिसकी लगातार बात पीएम मोदी कर रहे हैं, इस क्षेत्र में भारत में भी बढ़ावा देना है और प्रगति करनी है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो उनका कितना भव्य स्वागत होता है। दूसरी तस्वीर जहां वो एक एक कर मुलाकात कर रहे थे जापानी लीडर्स से, पीएम से भी उनकी जापानी पीएम से मुलाकात होती है, बातचीत हुई है और साथ में आज डिनर भी करने वाले हैं। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अलग अलग पॉइंट्स पर बात हो रही है। और तियानजिन में जमावड़ा लगने वाला है ग्लोबल लीडर्स का, तो सबकी नजरें तियानजिन पर है, चीन के तियानजिन। और हमारी टीम भी पहुंच चुकी है तियानजिन। आप देख रहे हैं मनीष झा को। मनीष, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस वक्त तियानजिन का किस तरह से माहौल है ये आप ही बता पाएंगे, क्योंकि टैरिफ वॉर के बीच ये जो समिट है एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कई देश शामिल हो रहे हैं, लेकिन प्रमुखता से जिन्हें वॉच किया जाएगा वो है रूस, भारत और चीन। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि चीन और रूस ने जब एससीओ की स्थापना की थी उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नासमझी वाली नीतियों की वजह से एससीओ इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस वक्त टीवी 9 की टीम चीन के तियानजिन शहर में मौजूद है। वैसे करीब 6 साल बाद मैं चीन लौटा हूं। इस बीच में जो सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे दिख रहा है कि यहाँ कैमरे की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। चारों तरफ खाली कैमरे ही कैमरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर टीवी 9 की टीम पर चीन की नज़र है तो दुनिया की नज़र इस वक्त यहाँ पे तियानजिन में मौजूद है, क्योंकि इस शहर में एससीओ सम्मेलन होना है। और टीवी 9 के कैमरे पर आप उस शहर को देख सकते हैं। वो शहर जहां थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वो शहर जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे, वो शहर जहां एससीओ के तमाम सदस्य राष्ट्र पहुंचेंगे। और इस सम्मेलन की खासियत अब यही है कि टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो तमाम नासमझी वाले फैसले हैं, उसके बाद अब से एससीओ के सदस्य देश मिलकर ये फैसला करने वाले हैं कि आगे इसका कैसे मुकाबला किया जाए। हालांकि अभी ट्रंप खुद ही अपने घर में घिर गए हैं, लेकिन चीन की इस धरती से जब तमाम सदस्य देश मिलकर एक मैसेज देंगे तो वो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल वाली बात होगी। लेकिन टीवी 9 के कैमरे पर जब आप चीन को देख रहे हैं तो देखिए, ये वो चीन है, वो चीन जिसको लेकर अमेरिका आज की तारीख में डरता है। वो चीन जिसने धीरे धीरे ही सही लेकिन अमेरिका के खिलाफ तमाम देशों का एक गठबंधन बना लिया। हालांकि भारत के साथ अच्छी बात यही है कि भारत ना तो किसी भी एक ग्रुप का सदस्य नहीं है, भारत क्वाड का भी मेंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान में है, जो अमेरिका, जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड का एक मेंबर है। ठीक है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बड़ी कवरेज जारी रहेगी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। 100 घंटे तक लगातार टीवी 9 भारतवर्ष ये बड़ी कवरेज दर्शकों को दिखाने वाला है। और तियानजिन में क्या कुछ लेटेस्ट है, दोबारा आएंगे आपके पास मनीष। जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं वो जुट रही हैं, भारत की ग्लोबल शक्ति का किस तरह से विस्तार हो रहा है, आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। और ये ट्रंप भी जरूर देख रहे होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जरूर देख रहे होंगे कि अमेरिका की मौजूदगी नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह मौजूद है अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी अभी जापान में हैं और अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी जापान अब ट्रंप से दूरी और मोदी मंत्र का गुणगान कर रहा है। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन इस यात्रा में उनका अगला पड़ाव चीन होगा, जहां से हम बड़ी कवरेज दिखाएंगे, जहां वो एससीओ समिट में शामिल होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनका इंतजार कर रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री मोदी की जिनपिंग के साथ पुतिन से भी मुलाकात होने वाली है। तो ये जो गठजोड़ है या ट्रायंगल इसे कहें, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रायंगल में तब्दील हो सकता है, क्योंकि लार्जेस्ट इकोनॉमी चीन भी है और भारत भी है और वहीं रूस भी है। ऐसे में अब देखना होगा कि तीनों की तरफ से क्या मैसेजिंग अमेरिका को जाती है।
और ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे थे। पीएम इशिबा से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। एक और बड़ी खबर इस बीच पीएम इशिबा से मुलाकात हुई है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। लेकिन भारत जापान में पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाएगा। 5 साल में 5 लाख लोगों का एक्सचेंज प्रोग्राम। 50,000 भारतीय प्रोफेशनल जापान जाएंगे और पूरे भारत में जापान भाषा कौशल सेंटर भी खोला जाएगा। एक तरफ जापान जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है, दूसरी तरफ भारत जो आईटी सेक्टर्स के लिए जिस तरीके से डेवलपमेंट भारत में होता है उसके लिए जाना जाता है। और दोनों के बीच जब ये प्रोफेशनल प्रोग्राम चलाया जाएगा तो इसका फायदा दोनों ही देशों को होगा, दोनों ही महाशक्तियों को होगा। भारत जापान में समझौते, लेकिन ट्रंप देखते रह गए। अब किन किन बातों पर सहमति बनी और कौन कौन से समझौते हुए? डिजिटल क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई है। भारत में करीब 5.6 लाख करोड़ निवेश जापान करने वाला है। और इसके अलावा जो अभी मैं आपको बता रही थी 50,000 प्रोफेशनल जापान जाएंगे और वहां से भी भारत आएंगे। चंद्रयान 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 5 मिशन में साझा सहयोग होने वाला है और हाइड्रोजन अमोनिया सेक्टर में भी निवेश दोनों मिलकर करने वाले हैं। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। पिछले साल $21 बिलियन का कारोबार हुआ था। भारत में जापान की 1400 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बार फिर से चर्चा हुई है और कई नई पॉइंट्स भी उठाए गए हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान भारत जापान रिश्तों को लेकर क्या बात रखी है सामने। हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में भी मानवता की प्रगति का प्रतीक बनेगी। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो आपसी सहयोग है जापान के साथ वो बड़ा है और आगे भी इन्हीं करारों के जरिए बढ़ेगा। और बात एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की कर लेते हैं, जहां आज शाम 4 बजे चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। एससीओ समिट जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, एससीओ समिट के लिए चीन जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और महत्वपूर्ण है टाइमलाइन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां मौजूद रहेंगे। शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट होनी है, जहां से आपको लाइव रिपोर्ट भी हमारे सहयोगी मनीष झा दिखा रहे थे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक ये एससीओ समिट चलने वाली है। टैरिफ बढ़ाने के बाद ये समिट चीन पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। तियानजिन में ये समिट है जहां शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। एशिया की 2 डबल इंजन एक साथ और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जब सभी की मुलाकात होगी तो वो दृश्य कैसा होगा और क्या सहमति किन किन मुद्दों पर बनेगी, ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। आपको टाइमलाइन बताते हैं। 31 अगस्त सुबह 9:30 बजे शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे। दोपहर 1:45 पर भारतीय मिशन के अधिकारियों से बातचीत होगी।
फिर दोपहर 2:30 बजे म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से मुलाकात होनी है। शाम 4:30 बजे फोटो सेशन है, फोटो ऑप रखा गया है। जिनपिंग का संबोधन भी है उस दौरान। 1 सितंबर की तारीख अब आपको बताते हैं इस दिन क्या क्या होने वाला है। सुबह 7:30 बजे एससीओ नेताओं की बैठक और भाषण होगा। सुबह 8:40 पर समझौता हस्ताक्षर होंगे, ये समारोह होगा। और सुबह 10 बजे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात है। ये जो मुलाकात है पुतिन की वो बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की चीन में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के दौरे की चीन में चर्चा ग्लोबल टाइम्स में संपादकीय लिखा गया है और इस आर्टिकल में बातचीत भी हुई है। क्या क्या लिखा गया है? दोस्तों से दुश्मनों जैसा अमेरिका का व्यवहार, भारत और चीन वैश्विक विकास के 2 इंजन। पीएम मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक होने वाला है, ये इस कॉलम में लिखा गया है। इस बात को लिखा है कि पीएम मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। तो चीन में चर्चा है जबरदस्त तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की चीन में जैसे चर्चा हो रही है, आपको बताते हैं ग्लोबल टाइम्स जो मुखपत्र बताया जाता है संपादकीय में इसमें लिखा है, चीन के संपादकीय में, कि भारत और चीन वैश्विक विकास के इंजन हैं। और आपको ये भी बता दें इसमें ये भी लिखा है सीमा विवाद सुलझाने पर भारत चीन सहमत है, अग्री करते हैं। यूएस का दोस्तों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार है, ये एक तरह से अमेरिका पर निशाना है और भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है। मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक है, चीन भारत के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। अमेरिका इतिहास से सीखे सही काम कैसे करना है। अमेरिका एशियाई देशों में टाइफोन की तैनाती न करे, ये सब बातें रखी गई हैं ग्लोबल टाइम्स में। और ग्लोबल टाइम्स एक तरह से संपादकीय जो मुखपत्र होता है, ये माउथपीस के जरिए चीन अभी क्या सोच रहा है, ये एक तरह से दिशा निर्देश सामने आ जाते हैं एक अखबार के माध्यम से, संपादकीय के माध्यम से। मनीष हमारे पास हैं जो कि लगातार जुड़े हुए हैं। सीधा तियानजिन चलते हैं एक बार फिर से। मनीष, जोरों शोरों से चर्चा हो रही है ग्लोबल टाइम्स में, मोदी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट को बहुत ही महत्वपूर्ण मान रहा है और बहुत सारी उम्मीदें पाले हुए है। हालांकि अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो चीन को लगता है कि यही समय है, सही समय है जब भारत के साथ और रिश्ते को और मजबूत किया जाए और भारत को अपने पाले में लाया जाए। यानी चीन इस वक्त बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहता है जब वो ये देखता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे नासमझी वाले फैसले लिए हैं जिससे भारत नाराज है और इस नाराजगी का चीन फायदा उठाना चाहता है। लेकिन फिर वही बात है कि भारत की अपनी 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति और हमारे पास उसका एक अनुभव है, तो हमें पता है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है और किससे कितनी दूरी बनाए रखनी है और कितनी नज़दीकी भी रखनी है। तो चीन के ज़मीन पर मौजूद होकर मैं एक बात तो आपको शर्तिया कह सकता हूँ कि इस वक्त चीन के हर जर्रे जर्रे में इस बात की उत्सुकता है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या भारत अमेरिका से दूर हो जाएगा? क्या भारत चीन के और करीब आ सकता है? क्या ये संभव है कि चीन और भारत मिलकर पश्चिमी देशों को चुनौती देंगे? बहरहाल ये सब तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हाँ, इन सब के बीच में बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एससीओ के दूसरे तमाम राष्ट्राध्यक्षों का चीन को इंतजार है। और हमेशा से चीन की कोशिश रहती है कि किसी भी बड़े समिट के आयोजन के दरमियान वो पूरी दुनिया को दिखाए कि चीन की अपनी इकोनॉमिक पावर क्या है या उनकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ क्या है, और वो उसका नमूना आपको दिखाई देगा। आज से ही दिखाई देगा जब सभी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे। कल और परसों 2 दिन एससीओ सम्मेलन होगा तियानजिन में, जो बीजिंग से 140 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद बीजिंग में मिलिट्री परेड होनी है 3 तारीख को, और जिसमें 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। तो चीन का एक पावरफुल शो है, लेकिन इस शो में खास व्यक्तित्व के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ मौजूद होंगे तो देखना होगा कि चीन भारत को किस उम्मीद भरी नजर से देखता है और भारत आने वाले समय में चीन के साथ अपने रिश्ते को किस दिशा में लेकर जाता है। बिल्कुल, और पूरे विश्व की नजर इस पर टिकी हुई है। मनीष, एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आगे भी तस्वीरें दिखाने के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां एससीओ समिट से पहले टैरिफ पर ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। टैरिफ पर अमेरिकी फेडरल अपील कोर्ट से ट्रंप को
फटकार लगी है। ट्रंप को दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है, ये फेडरल कोर्ट ने कहा है। अपने ही घर में फटकार उनको लगाई गई है। ट्रंप ने आपातकालीन शक्ति का भी गलत इस्तेमाल किया, ये फेडरल कोर्ट ने कहा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की खातिर टैरिफ लगाने के फैसले को बरकरार रखा, ये बात कोर्ट ने कही है। और टैरिफ पर ट्रंप को महाझटका। क्यों? क्योंकि टैरिफ को लेकर ट्रंप अमेरिका में ही घिर गए हैं। अमेरिका फेडरल कोर्ट ने फैसले पर सवाल उठा दिए हैं जो ट्रंप ने किया। ट्रंप को टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है, दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। आपातकालीन शक्ति का ट्रंप ने गलत इस्तेमाल किया है, ये वहीं घिर गए हैं ट्रंप अपने ही घर में। अर्थव्यवस्था के खातिर टैरिफ को बरकरार रखा। जजों ने 7-4 के बहुमत से ट्रंप पर यह फैसला सुनाया है। और कोर्ट की फटकार के बाद ट्रंप का जवाब भी सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा आखिर अमेरिका की जीत होगी, आखिर में जाकर अमेरिका जीतेगा। टैरिफ हटाना देश के लिए बड़ी आपदा होगी। फेडरल कोर्ट से फटकार लगी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा टैरिफ हटाना देश के लिए बड़ी आपदा होगी, आखिर में जाकर अमेरिका की जीत होगी। कोर्ट की फटकार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह जवाब दिया है। तो टैरिफ हटाने के बाद, कोर्ट की फटकार के बाद ट्रंप ने ये जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अलग अलग देशों में टैरिफ लगाया, भारत की बात करें तो 50% टैरिफ उन्होंने लगा दिया है, जिसके बाद फेडरल कोर्ट ने ये बयान दिया है और फटकार भी लगाई है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा जोर है। ये कहा गया है पीयूष गोयल की ओर से। कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का गलत आकलन कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे देश में कयामत आ गई हो। ऐसे लोगों को भारत के सामर्थ्य का पता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है। इस साल भी शायद 12,00,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बजट है। पहले क्वार्टर में थोड़ा इलेक्शन के कारण लास्ट ईयर कम हुआ था, उसके बाद इट हैज बीन ऑन अ कंप्लीट रोल। और मुझे लगता है ये जो एनालिस्ट और कुछ पत्रकार कमजोरी से भारत के भविष्य को देखते हैं, जिस प्रकार से कुछ लेखक, कुछ अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट भारत में जैसे कयामत आ गई हो ऐसा सब पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ अंदाजा ही नहीं है भारत के सामर्थ्य का। और आगे बढ़ते हुए अन्य खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां मनोज जरांगे के अनशन का आज दूसरा दिन है। मनोज जरांगे के अनशन का दूसरा दिन, आज भी प्रोटेस्ट जारी। कल से आजाद मैदान में अनशन पर बैठे हुए हैं और मुंबई पुलिस ने धरने के लिए एक और दिन का वक्त उन्हें दिया है। आज भी मनोज जरांगे का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर धरने पर जरांगे बैठे हैं। कल भी उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान इसी दौरान बैठे रहे थे, प्रोटेस्ट किया था अपनी मांग को लेकर, और आज भी ये जारी रहेगा। और आपको बता दें कि सीएसटी स्टेशन पर जरांगे के सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी रात ही गुजार दी। स्टेशन पर सोने की वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। और मुंबईकरों से मुंबई पुलिस ने माफी मांगी है। प्रदर्शन की वजह से, परेशानी की वजह से माफी मांगी गई है। मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मुंबई के लोगों को असुविधा के लिए खेद है। जो असुविधा मुंबई के लोगों को हुई है उसके लिए खेद जताया गया है। शुभम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, प्रदर्शन लगातार जारी है, त्योहार का भी समय है, गणेश चतुर्थी का त्योहार है और ये सभी को पता है कि मुंबई में कितना धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। इस बीच प्रदर्शन की वजह से ना सिर्फ जवानों की छुट्टी हुई है बल्कि आम लोगों को भी परेशानी हो रही है।
देखिए बिल्कुल आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है और तमाम जो प्रदर्शनकारी हो बीती रात से ही मुंबई में रुके हुए हैं। देखिए ये इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के उसी आजाद मैदान के ठीक बगल में जो सीएसटी स्टेशन आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए और पूरा रोड देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी जो है वो मुंबई छोड़कर नहीं गए। उनकी मांग यही है कि जब तक उन्हें आरक्षण मिलेगा नहीं, जो ओबीसी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तब तक मुंबई छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। मुंबई के कई इलाके इस वक्त डाइवर्ट कर दिए गए और एक बड़ी बात है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के दौरे पे लालबाग के राजा के में जाके दर्शन करेंगे। तो मुंबई पुलिस की बड़ी चुनौती है कि किसी भी तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी हैं इन्हें भी समझाना है, इन्हें भी संभालना है। उसके अलावा तमाम जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल होते हैं उसे भी पाल कर करना है। इसी वजह से ट्वीट करके मुंबई पुलिस ने माफी मांगी कि कल साउथ बॉम्बे, ये जो साउथ बॉम्बे का इलाका आप इस वक्त देख सकते हैं, ये सीएसटी स्टेशन ठीक बगल में बीएमसी का हेडक्वार्टर, उसके बगल में आजाद मैदान, तो महज 20 से 30 मीटर की दूरी का ये जो पूरा इलाका है। आप इस वक्त तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो बीती रात से ही शुरू हुआ है और आज सुबह भी ये तमाम जो लोग अड़े हैं अपनी मांगों को लेकर और मनोज जारंगी पाटिल के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक कुछ कहेंगे नहीं तब तक ये प्रदर्शनकारी मुंबई छोड़कर नहीं जाएंगे। चारों तरफ आपको नजारा देखेगा किस तरीके से तमाम गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये मुंबई छोड़ के जाएंगे। ये मुंबई देखिए ठीक सामने ही आजाद मैदान है, उसके अंदर भी कुछ लोग हैं, बाहर भी उतने और अलग अलग इलाकों में जो है ये तमाम प्रदर्शनकारी इस वक्त रुके हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि आज मुंबई पुलिस की भारी चुनौती जो है वो होने वाली है, क्योंकि वीआईपी जो मूवमेंट है वो भी है, उसके अलावा कई जगह पे रूट बिल्कुल शुभम, एक तरह से ये धरना और एक और दिन बढ़ गया है। अभी भी देखने को मिल रहा है बड़े तादाद में इस वक्त लोग वहां पर मौजूद हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। शुक्रिया, नजर बना के रखिए शुभम आप। तो आपको बता दें कि हर जगह पानी ही पानी है और तबाही और ज्यादा लेकर आ रहा है ये पानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में ताजा खबर है, बादल फटा है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत भी हो गई है, कई लोगों के लापता होने की भी खबर बताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं बहुत ज्यादा खराब है। अंकित भट्ट और ज्यादा ताजा हालात बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से। अंकित, इस वक्त क्या बताया जा रहा है, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? बादल फटा है रामबन में। देखिए रामबन में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई है, तो 3 से 4 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। तो वहीं रियासी के माहौर में लैंडस्लाइड की वजह से 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। पिछले इस हफ्ते की सोमवार से लेकर अभी तक तकरीबन 54 लोगों की डेथ जो है वो अभी तक हुई है फ्लैश फ्लड की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से। और लगातार अगर आज की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से 1 तारीख तक जो है वो अलर्ट जारी किया गया है बारिश और लैंडस्लाइड का। लेकिन इन सब के बीच लगातार जम्मू की भी अगर बात की जाए तो आज लगातार जो बारिश है वो सुबह से ही हो रही है। वहीं बादल फटने की वजह से जो रामबन में इंसिडेंट हुआ उसके बाद तुरंत क्योंकि रोड कनेक्टिविटी कई जगहों पे टूट चुकी है। जिस तरीके से ट्यूसडे को लगातार क्लाउड बर्स्ट हुआ, कई जगहों पे बारिश हुई। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर बिल्कुल अंकित, हालात अभी सेंसिटिव बने हुए हैं, संवेदनशील बने हुए हैं और कई लोगों को रेस्क्यू किया करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। शुक्रिया आपका।